नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर संसद में काफी हंगामा चलता रहा। 5 दिन तक हाउस चला नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने उस किताब का जिक्र करना चाहा था। लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसकी इजाजत नहीं दी, कानून का हवाला, नियमों का हवाला देते हुए। और अब बात लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव तक भी आ गई। 100 से ज्यादा 118 सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने उस पर साइन करके मोशन मूव करने की बात की। लगातार हंगामा होता रहा। क्या स्थितियां हैं, क्या जरूरी है, क्या नियम है, और क्यों राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं। संसद की कार्रवाई नहीं हो रही। पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर खासतौर से राहुल गांधी जी 46 मिनट बाद भी नहीं कुछ बोले। और अब बजट पर भाषण पर जब चर्चा होनी थी बजट को लेकर, तो उस पर भी हंगामा होता रहा। खैर, अब हाउस तो चल गया, लेकिन इस सब का मसला क्या है, इस सब की जरूरत क्या है, इस सब के नतीजे क्या है, इस सब पर चर्चा करेंगे हम। हमारे मित्र भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और संसद की कार्रवाई को बहुत लंबे समय तक देखते भी रहे हैं और बहुत बारीकी से जानते हैं, गुरदीप सफल साहब। तो हमने कहा उनसे ही ठीक ठीक से समझते हैं। सफल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जी परेशान, नमस्कार। लेकिन हमने कहा कि आप ऐसे लोगों में से हैं जिनकी नजर राजनीति पर भी है, संसद पर भी है, और संसदीय कार्रवाई को लेकर भी आपका अनुभव है। पहले तो ये समझाइए कि जब लोकसभा अध्यक्ष जी ने, ओम बिरला जी ने कहा नियमों का हवाला देते हुए कि आप ये अप्रकाशित बुक, अनपब्लिश्ड बुक की चर्चा नहीं कर सकते, तो विपक्ष के नेता राहुल जी ने इस पर दबाव क्यों बनाया? विजय जी, पहले तो ये जो नई परंपरा शुरू हो गई है कि आप संसद में क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, वो परंपरा बहुत उस पे सवाल हैं। क्योंकि सदन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सांसदों को ये विशेष अधिकार है कि वो अपनी सूचना के अनुसार जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पे बात कर सकते हैं, और उस बातचीत से जो सवाल निकलते हैं उसकी जांच करने की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है, जिसके पास पूरा तंत्र होता है जांच का। अब मोदी सरकार के दौरान इस जो संसदीय व्यवस्था उसको पलट दिया गया। अब ये हो रहा है कि भाई आप पहले सब कुछ ठीक ठाक करके लाइए, वही बोलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, अगर अखबार में छपी बात, अगर किताब में छपी बात संसद में नहीं उठती, तो 1950 से लेके आज तक जितने मुद्दे उठे हैं, क्या वो सांसदों ने जाके कोई जासूसी की थी? वो तो कोई ना कोई पत्रकार उठाता था, कोई समाज का व्यक्ति आके बताता था, कोई रिपोर्ट आती थी, और उसके हवाले से सांसद अपनी बात कहते थे। राहुल जी ने उसी परंपरा को निभाया। अब समस्या क्या हो गई है कि स्पीकर कहते हैं कि जो अखबार में छपा है और जो किताब में छपा है, अब प्रकाशित बुक की बात नहीं की उन्होंने पहले। उन्होंने कहा सदन में अखबार और किताब में छपी बात को नहीं उठाया जा सकता, और सरकार ने कहा कि जो किताब में नहीं छपा है वो नहीं उठाया जा सकता। तो उठाया क्या जा सकता है? ना तो छपा उठाया जा सकता है, ना अनछपा उठाया जा सकता है। तो ये पूरी संसद को पंगु करने की बात है। केवल एक परिस्थिति में वो सही होते, अगर जनरल नरवाने ये कह देते कि ये शब्द मेरे नहीं हैं और मैं इन शब्दों से अपने को अलग करता हूं। उस स्थिति के अंदर थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता था कि भाई ये क्यों बोला गया। लेकिन नरवाने साहब तो कह रहे हैं कि ये मैंने लिखा है। नरवाने साहब ने तो इनकार नहीं किया है, और राष्ट्रीय महत्व का इशू है। कल रात को पेंगुइन ने अपना एक रिलीज जारी कर दिया, जाहिर है आपने पढ़ा ही होगा उसको। और उसके बाद अभी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले नरवणे साहब ने भी कहा कि यही स्टेटस है, यानी किताब छपी नहीं है। तो किताब छपी नहीं है, और नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, चाइना से जुड़ा मसला है। आप जानते हैं कि चाइना के साथ भारत को रिश्तों को लेकर भी बड़ी बात होती है। तो एक तो ये सवाल अब हो रहा है कि राहुल गांधी जी के पास किताब कहां से आ गई अगर छपी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको इसकी जानकारी है विजय कि जी, नहीं है। तो वो किताब विजय का जी, मसला। हाँ जी। मैं एक यहीं पे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पेंगुइन ने जो वक्तव्य जारी किया और जनरल नरवाने ने उस पर जो बोला, वो उस एफआईआर के संदर्भ में है जो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में की है। और ये मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली पुलिस का जो एफआईआर है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर नहीं है। सरकार ने, मोदी सरकार ने 2023 से लेके इस वक्त तक कहीं पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इन्वोक नहीं किया है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है। एफआईआर भी जो है वो मैं आपको बताऊं, वो कॉपीराइट उल्लंघन और पीडीएफ का गैर कानूनी सर्कुलेशन है। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं।
तो एक नॉर्मल कॉपीराइट उल्लंघन को आप राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मामला बता के बोलना हम लोगों को बंद करना चाहिए। जनरल नरवाने भारत के सेना अध्यक्ष थे, वो कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। और अगर वो कुछ बोल रहे हैं और अगर उनके ऊपर ओएसए अभी नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी कहीं बात को कहीं भी उठाया जा सकता है, किसी भी जगह कोट किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। यहां तक कि एफआईआर में भी ये कानूनी पाबंदी राहुल जी पे नहीं है कि वो क्यों बोला या क्या बोला, ये है कि वो किताब कहां से आई, ये बिल्कुल अलग चीज है। आप इसकी बारीकी समझिए। राहुल जी को कहीं भी एफआईआर में ये नहीं बोला गया है कि भाई आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। सरकार ने कहीं नहीं बोला है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। ये बात अभी तक कहीं किसी लेवल पे नहीं हुई। हाँ, बीजेपी जिस तरह से होता है, झूठ फैला के भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष को बदनाम करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले से इसको जोड़कर बता रही है। केवल एक वजह से बीजेपी ने इसको रोका था प्रकाशित होने से, कि ये सवाल उनको जवाब देने पड़ेंगे कि जब चाइना के टैंक आगे बढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्री वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मेजर जनरल नरवाने को सीधी सीधी इंस्ट्रक्शंस तुरंत क्यों नहीं दी। इस सवाल से बचने के लिए प्रकाशन रोका जा रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर ये बात नहीं है। नहीं, लेकिन मतलब रोका हुआ तो है ना, 2023 से परमिशन मांग रहे हैं। और ये भी फैक्ट है कि 35 किताबें एमओडी के पास गई, जो मुझे बताया गया, और उसमें से 34 किताबों पर एमओडी ने परमिशन दे दी है, केवल नरवणे साहब की किताब पर नहीं दी गई है। तो इसका मतलब सरकार ये समझती हो कि अब वो सप्पल साहब को और विजय त्रिवेदी को तो नहीं बताएगी कि किस मसले पर। इसका मतलब जाहिर तौर पर ये होगा कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला होगा और एमओडी ने उसके लिए परमिशन नहीं, यहाँ पे मैं फिर आपसे मतभेद है मेरा जी। एफआईआर कल रात को हुई है। उसमें अगर राहुल नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो उस एफआईआर में क्यों नहीं किया गया इसको जिक्र। सरकार की हिम्मत नहीं है कि ओएसए का जिक्र करे, क्योंकि सरकार को पता है कि सेना अध्यक्ष सही है, वो केवल सर्कुलेशन रोकने के लिए कर रहे हैं। वो कंटेंट के ऊपर कहीं भी कल रात को भी उन्होंने एफआईआर में इसका जिक्र नहीं किया है। जनरल नरवाने भारत के सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही, वो बात राष्ट्रीय सिक्योरिटी के अंडर में नहीं आई। उस बात को भारत सरकार लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही थी। राहुल गांधी जी ने उस बात को लोगों तक पहुंचाया। और कब पहुंचाया? जब इस देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन कारवां ने उसको छापा, उसके अंश को छापा। और अगर मैगजीन में छप गया है तो फिर इसके ऊपर कोई विवाद नहीं हो सकता कि आपने क्यों उठाया। तो कल आप ये कहना चाहते हैं कि उस मैगजीन की जो भी प्रतियां देश भर में गई हैं, उस मैगजीन का जो भी वेबसाइट पेज है, लोगों को आंख बंद कर लेनी चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात तो यहां तक जाएगी ना, क्योंकि किताब पूरी तो पढ़ी नहीं गई, उस मैगजीन में जो अंश छपे हैं उसको पढ़ के सुनाया गया। तो उस पर क्या रोक लगा दी भारत सरकार ने? तो जब आपके मेरे जैसे पाठकों के ऊपर रोक नहीं लगी उसको पढ़ने पे, तो राहुल जी को संसद में पढ़ने की रोक नहीं लग सकती है। किताबें पहले भी पढ़ी जाती रही हैं, और किताबें नहीं, अज्ञात सूत्रों से प्राप्त जानकारियां भी संसद के अंदर पटल पर रखी जाती रही हैं। और बहुत बड़े बड़े घोटालों की ओर, बहुत बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस की ओर, बहुत बड़े बड़े दूसरे सवालों को पत्रकारों के सोर्सेज के आधार पर सदन में उठाया गया है, पूरी दुनिया में उठाया गया है। अगर आप इसको रोक देंगे तो आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, क्योंकि उसके अलावा केवल और केवल ये बचेगा कि जो सरकारी रिपोर्ट पे छप रहा है, केवल वो सांसद बात करें, बाकी कोई बात ना करे। इस पर हम आगे चलते हैं, लेकिन क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, क्या राहुल जी के नाम से भी नामजद की गई है एफआईआर? उनको पूछा गया, सच हुई है जी, ऐसी कोई नॉट टू माय जानकारी? नॉलेज। अब एक बात समझनी है कि लोग, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया, इसमें टीएमसी आपके साथ नहीं दिखाई दी, और सरकार के खिलाफ जो होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि इस लेवल तक जाना चाहिए था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ? देखिए विजय जी, अविश्वास प्रस्ताव आप भी जानते हैं, आप बहुत समय से संसद कवर करते हैं, स्पीकर के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव कभी पास नहीं होता। वो तो ये ठीक तो है, आप भी जानते हैं, क्योंकि उसको बहुमत चाहिए। लेकिन फिर भी ये मूव करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि कई बार जैसे युद्ध की स्थिति में कोई पक्ष इतना कमजोर होता है कि उसको पता है मुझे जीतना नहीं है, लेकिन वो जज्बा जो होता है कि अब ये इश्यू उठाना, इसके लिए लड़ना जरूरी है,
तो वो फिर भी जाके मोर्चे पर लड़ते हैं, ये जानते हुए कि ये लड़ाई हमारी लार्जर संदेश देगी। वो लड़ाई जो है, वो ज़रूरी नहीं कि हार और पराजय की या विजय की लड़ाई हो। वो एक संदेश देने की लड़ाई होती है, जहाँ पे कि एक पक्ष कमज़ोर होते हुए भी तमाम अपने जो तर्कस में तीर होते हैं, अपने तमाम हथियार इस्तेमाल करता है और जी-जान लगा के लड़ता है। आज विपक्ष ये संदेश देश को दे रहा है इस प्रस्ताव के थ्रू कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं। ये बात कहने के लिए ये एक टूल है, उस टूल को इस्तेमाल किया गया है और आज अगर आप और तमाम टीवी चैनल इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बात सच हो जाती है कि विपक्ष का जो हथियार है वो प्रभावी रहा है और पूरे देश के अंदर आज आम जनता ये बात को डिस्कस कर रही है कि वाक़ई स्पीकर का जो आचरण है, क्या उनके पद के अनुरूप है? नहीं, मैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा मोशन मूव करने पे। मैं तो समझता ही हूँ कि पार्लियामेंट्री बिहेवियर में ये अलाउ है और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनको तय करना। मैं कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन की यूनिटी थी उसमें दरारें इस फैसले की वजह से दिखाई दी। ये पॉलिटिकल समझ के हिसाब से आपको ठीक लगता है, मैं उस पर मोशन की उस पर नहीं। देखिए, इसमें थोड़ा-सा एक महीन फ़र्क है। तृणमूल कांग्रेस ने अपोजिशन की यूनिटी को कहीं तोड़ा नहीं है। उनका ये कहीं नहीं था कि आप इसको मत कीजिए। केवल उनका एक सवाल था कि 3 दिन के नोटिस के बाद कीजिए, क्योंकि शायद वो फ़ोकस एसआईआर वाले इश्यू पे चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो पिटीशन है उसके खिलाफ देना चाहते थे, इम्पीचमेंट को लेके। सिर्फ उतना सा फ़र्क है, ये टेक्निकल फ़र्क है। लेकिन पूरे मुद्दे के ऊपर तृणमूल कांग्रेस सदन के अंदर भी और आज मीडिया में भी इस इश्यू पे साथ रही है। शिवसेना साथ है, उद्धव ठाकरे, बाकी सब साथ हैं। बाकी सब साथ है। बार बार विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, एक तो ये मामला हुआ जिसमें कि महिला सांसद वहां पर प्रधानमंत्री जी के सीट तक पहुंच गई और उसको बड़ा मसला बनाया गया। आप भी संसदीय कार्रवाई को देखते रहे, क्या विपक्ष को सत्ता पक्ष की लॉबी तक या प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंचना ठीक है? मैं इसमें ये नहीं जा रहा कि हमला किया गया कि नहीं किया गया, या हमला किया जाना था, लेकिन ये इसको आप ठीक मानते हैं? देखिए विजय जी, इस देश के अंदर बहुत सारी परंपराओं का हनन पिछले कुछ दशकों में हुआ है। एक ये भी परंपरा रही कि आप सत्ता पक्ष की तरफ और सत्ता पक्ष वाले विपक्ष की तरफ नहीं आते हैं। लेकिन इसको जो वायलेशन शुरू हुआ वो आप भी जानते हैं, बीजेपी के सांसदों ने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे किया और कई बार किया। केवल वहां जाके सिर्फ घेराव नहीं किया, बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने वहां पे ग्लास भी तोड़े हैं। ऐसा तो नहीं है ना? आपको याद होगा, वहां पे जाके कागज भी फाड़े गए हैं, वहां पे जाके जमीन पे बैठे भी हैं और धक्का मुक्की और गर्दन पकड़ने तक की कार्रवाइयां भी मनमोहन सिंह जी के सामने हुई हैं। सब्बल साहब नहीं, इसको ठीक मानते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको और स्पीकर साहब ने ख़ास तौर पर इसको प्रधानमंत्री पे हमला बता दिया। प्रॉब्लम वहाँ पे जो संसदीय परंपराओं का ह्रास हो रहा है, आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं मैं हमेशा उसके खिलाफ लड़ता हूँ, अपनी पार्टी के अंदर भी और जनरल्स में भी। मेरा स्पष्ट मानना है कि संसदीय परंपराओं को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन जो माहौल इस तरह का बना दिया है कि आज की तारीख के अंदर अगर अपनी सीट पे खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पा रहे हैं, अगर अपनी सीट पे खड़े होकर सांसद अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के नाम पर उनकी स्पीच को सेंसर किया जा रहा है, तो एक सुनियोजित तरीके से संसद को डिसफंक्शनल बनाने की कोशिश हो रही है और उस कोशिश के चलते इस तरह के टूल का इस्तेमाल होता है डिसरप्शन का, जो होने लगा है। संसद को सुचारू रूप से चलाने की ज़िम्मेदारी, निष्पक्ष चलाने की ज़िम्मेदारी चेयर की है। लेकिन जब चेयर जो है, प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर एक बुक से केनेडी की बुक के बारे में कोट किया नेहरू जी को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपने दुबे जी निशिकांत, फिक्शन को लेके, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, उनको हम क्यों इज्जत दें? वो फिक्शन की बुक को लेकर प्रहार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुद्दे के ऊपर बात की जाती है तो वही चेयर अलग-अलग नियम को कोट करती है। ये चेयर ने स्थिति पैदा की है और जब नियम कानून नहीं होते, किसी भी फुटबॉल के गेम में भी आप देखिए, अगर रेफरी ठीक काम नहीं करता, तो खिलाड़ियों में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो ये जो अराजकता की नौबत आती है, ये रोकने की ज़िम्मेदारी चेयर की होती है और यहाँ पे चेयर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं था।
जी। एक बात इसी से जुड़ी हुई सब लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर कहते हैं कि भाई मसला विपक्ष का नहीं है, मसला सिर्फ राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट्री बिहेवियर ठीक नहीं है और वो एलओपी को कैसे काम करना चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए वो नहीं जानते हैं, और इसलिए झगड़ा दोनों के बीच में, सत्ता पक्ष और राहुल गांधी, सत्ता पक्ष और विपक्ष मत कहिए। परेशानी ये नहीं है कि राहुल गांधी जी का व्यवहार कैसा है सर, समस्या ये है उनको मालूम है कि उन्होंने मीडिया पे जितना भी कंट्रोल किया हो, लोकसभा और राज्यसभा में संसद टीवी के ऊपर जितने भी कंट्रोल किया हो, चेयर के थ्रू बोलने पर कितना भी कंट्रोल किया हो, इस सब कंट्रोल के बावजूद जब राहुल गांधी बोलते हैं तो बात पूरे देश तक पहुंचती है और इनकी ये तमाम सेंसरशिप फेल हो जाती है। और ये सेंसरशिप राहुल गांधी उस चक्रव्यूह को भेद पाते हैं जो चक्रव्यूह मोदी जी और उनकी पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर रचती है, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। ये वही प्रॉब्लम है जो चक्रव्यूह भेदने वाले से महाभारत में भी सभी महारथियों को हुई थी। यहाँ पे व्यवहार की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ समस्या ये है कि राहुल गांधी उसको भेद कर अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाते हैं और इस बात से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बेहद समस्या है, बेहद प्रॉब्लम है। वो चाहते थे कि ये सिस्टम है वो ऐसा बन जाए जिसको एक ऐसे ऐसे कठपुतली के मंच की तरह हो जाए जिसको वो अपने इशारों पर नचा सकें। राहुल गांधी के रहते वो लोकसभा में हो नहीं पा रहा है। एक और पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ सवाल, आप चेयर के साथ बहुत लंबे समय तक रहे, राज्यसभा में सभापति के साथ भी आप रहे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा कि जब भी कोई मसला होता था हाउस के अंदर तो चेयर उसको सुलझा लेती है चैम्बर में, आपको ज्यादा जानकारी होगी, और सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर या जो भी लोग हैं वो बैक ट्रैक मतलब ट्रैक 2 चैनल के थ्रू भी इस मसले को सुलझाते हैं। क्या इस सारे सिस्टम में कोई कमी आई है या टूट गया है, आप समझ? देखिए, संसदीय प्रणाली है वो 3 चीजों पे टिकी है। एक, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। 2, चेयर को निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों के बीच में व्यवहार करना चाहिए और 3, विपक्ष को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। अब समस्या यह है कि तीनों ही क्लॉज आज की तारीख में इन पे सवालिया निशान है और जब 3 चीजें जो बेसिक जरूरत है संसद के सुचारू रूप से चलने के लिए, अगर तीनों ही शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर ये डेडलॉक बार-बार आता है और ये डेडलॉक मोदी सरकार के रहते हुए सुधरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समस्या ये है कि मोदी सरकार चाहती नहीं है कि मुद्दों के ऊपर बात हो। आप पिछले कुछ सालों के सेशन उठा के देखिए। पहले आपने कहा कि मैं चेयर के साथ काम करता था, बिल्कुल। उस वक्त जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीरियड भी था और कुछ पीरियड नरेंद्र मोदी जी का भी था। हफ्ते के अंदर, हर हफ्ते आपको याद है, 2 दिन कॉलिंग अटेंशन होता था, मंगलवार और बृहस्पतिवार, और 1 दिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता था हर बुधवार को। यानी 3 दिन सरकार के नहीं, विपक्ष के मुद्दों पर संसद में बहस होती थी। अब आप मुझे बताइए पिछले 5-6 साल के अंदर कितने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुए और कितने कॉलिंग अटेंशन हुए? और अगर हुए भी हैं तो वो वंदे मातरम जैसे मुद्दों पे हुए हैं जो भावनात्मक मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे में पिछले 5-6 साल के अंदर कितने डिस्कशंस दोनों सदनों के अंदर हुए? तो मोदी सरकार ने सदन को केवल और केवल सरकारी कार्रवाई का मंच बना दिया है। आज ना तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन होता है पार्लियामेंट के अंदर, आप जानते हैं पहले होते थे शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन आधे घंटे का होता था, कॉलिंग अटेंशन होता था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता था, स्टैंडिंग कमिटीज को सारे बिल जाते थे, हर बिल की स्टडी होती थी सिवाय बजट वगैरह के, वो अलग सिस्टम में जाते थे। ठीक है, तो अब ये तमाम जो चीजें हैं वो बंद हो गई। तो जब ये चीजें बंद हो जाएंगी तो चेंबर के अंदर बातचीत क्या होगी ये बताइए? इससे सॉल्यूशन नहीं निकलता। नहीं, लेकिन सर देखिए, राज्यसभा चल रही है, अक्सर राज्यसभा चलती रहती है, लोकसभा नहीं चल रही। मोदी सरकार तो दोनों जगह है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। फर्क क्या है कि लोकसभा में राहुल गांधी है, राज्यसभा में राहुल गांधी नहीं। तो अब फर्क ये है कि वो दो चीजें हैं, बहुत बार दोनों सदन भी नहीं चले, कई बार एक सदन चलता है एक नहीं चलता है। उसकी वजह होती है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं वो बीजेपी को गवारा नहीं आता है, वो चुपता है और वो भी स्टैंड लेते हैं। अब आप ये बताइए कि आज
5 और 2 7 दिन हो गए सदर के। जी तो 7 दिन से राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर आप बोलने की अनुमति दे देते, जैसे खड़गे जी को अनुमति दी बोलने की, आप राहुल गांधी जी को अनुमति दे देते, तो ये डेडलॉक टूट जाता। जी, लेकिन इसके बावजूद आज विपक्ष ने डेडलॉक तोड़ा। राहुल जी ने बोला कि ठीक है, मैं आज बात नहीं करने के लिए खड़ा नहीं होता हूं, तो बाकी सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए बातचीत करके आज लोकसभा के अंदर चर्चा हुई। पर सवाल यह है कि सरकार इतनी एडमेंट क्यों होती है कि राहुल जी को बात ही नहीं करने देनी है। हर इश्यू पे आके वो एक पॉइंट पे अटक जाते हैं। भाई संसद है ना, आपने संसद को मेरे ख्याल से 40 साल तो कवर किया होगा, कुछ 35-40 साल से आप सदन को कवर कर रहे होंगे। तो विपक्ष के नेता एक से एक धुरंधर हुए। उन्होंने सदन के अंदर क्या क्या बातें नहीं बोली हैं। क्या सरकार उनको रोकती थी? सरकार जवाब देती थी। वो जवाब कई बार जनता को पसंद आता था, कई बार जनता को पसंद नहीं आता था, लेकिन एक से एक धुरंधर नेता अपनी बात कहते थे और सरकार के मंत्री जवाब देते थे। आज की स्थिति तो ये है, आप पूरी डिबेट देखिए जो हुई भी है लोकसभा के राज्यसभा के अंदर, जहां आपने कहा सुचारू रूप से चलती है। वहां पे पहले क्या होता था कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होती थी, तो जितने मुद्दे उठते थे वो ऑफिसर लोग नोट करते रहते थे और फिर प्रधानमंत्री उन मुद्दों का सिलसिलेवार एक एक करके जवाब देते थे कि एक सांसद ने ये बात बोली, इसका जवाब ये है, दूसरे सांसद ने ये बात बोली। अब मुझे आप बताइए, प्रधानमंत्री जी के भाषण में विपक्ष द्वारा उठाए गए कितने मुद्दों का जवाब दिया गया? मतलब वो ये एटीट्यूड है कि आपको जो बोलना है बोलते रहिए, भाई हमको जवाब नहीं देना, हम अपनी बात कह के चले जाएंगे। सदन को इस रूप में जो परिवर्तित कर दिया गया है, उसका एक मखौल उड़ाने की एक टेंडेंसी सत्ता पक्ष में आज की तारीख में दिखती है। ये पहले नहीं थी। पहले विपक्ष के मुद्दों का सिलसिलेवार रूप से मंत्री जवाब दिया करते थे। अब वो उसको मुद्दे को एड्रेस ही नहीं करते। तो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के संसद का रोल है, वो तो खत्म हो गया। जब जवाब ही नहीं देना तो खत्म हो जाती है बात। सर, अब एक पॉलिटिकल सवाल मैं समझना चाहता हूँ। पार्लियामेंट की बात तो हो गई। अक्सर लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते होंगे, ज्यादा लोग कहते होंगे कि राहुल जी हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का मसला उठाते हैं और भारत को और भारत की फौज को नीचा दिखाने की बात करते हैं। ये ठीक नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हुई और अब चाइना को लेकर बात हुई। मुझे एक चीज बताइए, वो कौन सा देशभक्त विपक्ष होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक को नहीं उठाएगा? विपक्ष भारत में किस लिए है, दुनिया में किस लिए है? अगर दिख रहा है कि सरकार चूक रही है, अभी मोदी जी ने गलवान का जब मामला हुआ था तो स्टेटमेंट दे दिया था, ना कोई आया ना कोई गया। कितना बड़ा झूठ था। उसके बाद 21-22 मीटिंग्स हुई कोर कमांडरों की कई साल तक उस मामले को सुलझाने के लिए। तो या तो कोर कमांडरों की मीटिंग झूठी थी या मोदी जी ने झूठ बोला था। अब अगर राहुल गांधी इस बात को उठाते हैं तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने की बात हुई या राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर ध्यान खींचकर सरकार को मजबूर करने की बात होती है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, आप देश की सरकार चला रहे हैं, आप ये बातें नहीं कर सकते, आप ये गलती नहीं कर सकते। अगर चाइना के टैंक चले आ रहे थे और 2 घंटे तक देश का शीर्ष नेतृत्व उस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं था, कुछ भी वजह रही हो, तो उस बात को कोई ध्यान दिलाएगा या उस पर हम आंखें मूंद के रहेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा के जितने भी मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, वो मुद्दे हैं जिस पे सरकार की जवाबदेही तय करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो हरकतें, ये जो गतिविधियां हैं सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को हल्के में लेने की, ये और गंभीर होती जाएंगी। आज आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे हमारी हालत क्या है। भारत ने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। फिर भारत ने रूस को पकड़ा क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो बेल्ट की वो थी, रोड की जो वो थी, और सामरिक जो इनका गठबंधन था उसको आप तोड़ नहीं पाए। फिर आप गए अमेरिका के पास, ट्रंप से दोस्ती की कि ट्रंप की मदद से हमारी विदेश नीति होगी। तो 3 पोल है। फिर सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो चीन तो खुले तौर पे साथ रहा पाकिस्तान के, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था हर मामले में,
चाहे यूएन के अंदर हो, चाहे वैसे हो, और केवल रशिया हमारे साथ खड़ा था। तो मोदी जी फिर अमेरिका को छोड़ के रशिया को करने लगे। फिर ये लगा कि अब ट्रंप जो है बिल्कुल ही हमको तंग कर रहे हैं, तो फिर ट्रंप को छोड़ा और फिर वो चीन के साथ सांठ-गांठ करने लगे कि अब चीन की मदद से ट्रंप को रोकें। अब रशिया और चीन को छोड़ के फिर ट्रंप पे झुक गए। ये तो 2 साल का मोदी सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा का रिकॉर्ड है, पेंडुलम है। और कहते हैं महाशक्ति, और ऐसी कौन सी महाशक्ति होती है जो एक पिलर पे भागती है, फिर दूसरे पिलर पे भागती है, फिर तीसरे पिलर पे भागती है और पेंडुलम बनी रहती है। ये महाशक्तियों वाला कैरेक्टर तो नहीं है। अब इसको अगर राहुल गांधी जी उठाएंगे कि भाई आपने भारत को क्या बना दिया है, आप वो जैसे देश थे, ऑपरेशन सिंदूर पर आप सर, वो देश थे, विजय जी, भारत वो देश था जब वो आजाद हुआ था और 90% लोग गरीब थे और 90% के करीब ही निरक्षर थे और कुछ यहाँ नहीं बनता था, तो भी दोनों महाशक्तियों के सामने खड़े होकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा कर दिया था अपने पीछे। वो देश है। आज आप अपने को सुपर पावर कहते हो, लेकिन कभी चाइना के पक्ष में, कभी रशिया के पक्ष में, कभी चीन अमेरिका के आगे समर्पण। तो ये जो पूरी सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की जो विफलताएं हैं मोदी सरकार की, उसको अगर राहुल गांधी नहीं उठाएंगे तो वो अपने फर्ज को पूरा नहीं कर रहे हैं। केवल बीजेपी के लोगों के ये कहने से कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खेल है, वो खेल नहीं होता है। बीजेपी के लोग तो अंधभक्त हैं। आज जो लोग आप अभी कोई बात कह दीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे मोदी जी के खिलाफ, आपके पीछे पड़ जाते हैं। ट्रंप क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसे राहुल जी ने वो जेट गिरने की बात की, कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर साहब भी है और लोगों ने भी कहा कि ये बात ठीक नहीं है, देश की फौज का जो है मनोबल बढ़ाना चाहिए और इस तरह के सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बात माना कि भाई उनके जहाज जो है गिराए गए। विजय जी, मैं कह रहा हूँ विजय जी थोड़ा सा इसको फिर से देखा जाए। दो अलग अलग चीजें हैं। 62 की युद्ध में जो लॉसेस होते थे, 65 के युद्ध में जो लॉसेस होते थे, 71 के युद्ध में जो लॉसेस होते थे, कारगिल वॉर में जो लॉसेस होते थे, डेली रात शाम को रेडियो पे सुनते थे आप लोग कि आज वहां पे ये गिरा। तो क्या उस समय की सरकारें, उस समय की फौज क्या भारत का मनोबल या सैनिकों का मनोबल कम कर रहे थे? वो तो नहीं कर रहे थे। ये मोदी जी को छुपाने की आदत है। पहली बात, इस देश के अंदर कई युद्ध हुए हैं और उस युद्ध की डेली रिपोर्ट आती थी कि आपने कहाँ प्रोग्रेस किया, क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ, और वो पूरे देश के साथ शेयर होती थी। अब ये मोदी जी ने तो ये शेयर किया कि हम कराची पहुंच गए, वो आप दिखा दो, ठीक है, लाहौर पहुंच गए वो दिखा दो, इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं वो दिखा दो, अमेरिका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर रिएक्टर से तबाह हो गए वो दिखा दो। लेकिन जो बताना चाहिए भारत के देश के लोगों को वो मत बताओ, क्योंकि उसमें आप कमजोर दिखाई देते हैं। दूसरी बात, जो भी युद्ध हुआ उसके बाद बाकायदा रिपोर्ट्स आई, बाकायदा संसद के अंदर जानकारी रखी गई, बाकायदा अखबारों ने उसको छापा। आप सब जानते हैं कि ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी 1 साल होने को आ रहा है, क्या कोई रिपोर्ट आई, क्या कोई फैक्ट सामने आए, क्या सरकार ने रखे? क्या ये परंपराएं जो एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं थी, उसको मोदी सरकार ने क्यों बतलाया? उससे क्या देश कमजोर हो गया था? जब पहले, और तब ये बीजेपी वाले उठाते थे। जब चीन का युद्ध हुआ तो वाजपेयी जी ने मांगी थी डिबेट, और नेहरू जी ने डिबेट, वॉर जब चल रहा था, चलते हुए वॉर में लोकसभा में डिबेट की थी। तो क्या नेहरू जी, क्या वाजपेयी जी देशद्रोही थे? उस समय देश को कमजोर कर रहे थे, देश की सेना का मनोबल तोड़ रहे थे। ये जो अपने को इतना कमजोर मान लेना भारत को, और ये मान लेना कि भाई हम कुछ भी सवाल उठाएंगे तो भारत कमजोर हो जाएगा, अरे ये मजबूत मुल्कों की पहचान नहीं होती है। मजबूत मुल्क अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों को समान रूप से एड्रेस करते हैं, और यही एक लोकतंत्र की स्पिरिट होती है। चलिए आखिरी सवाल, मान लिया कि राहुल गांधी जी को देश की सुरक्षा की चिंता है, तो क्या ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को देश की सुरक्षा की चिंता नहीं? प्रधानमंत्री जी को देश की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, लेकिन जनरल नरवाने यही बात कह रहे हैं कि भाई चीन के टैंक सामने आ रहे हैं। पॉलिसी ये कहती थी, और ये पॉलिसी 96 में साइन हुई थी, 67 के बाद से जो भारत और चीन की सीमा पे कोई गोलीबारी नहीं हुई थी। पाकिस्तान में गोलीबारी चलती रहती थी, तो पाकिस्तान के अंदर सेना को अधिकार दे रखा था
कि गोलीबारी हो तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप जवाब दीजिए। जी। लेकिन चाइना के बॉर्डर पे 1967 से लेकर लीडरशिप की 2020 तक एक भी गोली नहीं चली, ठीक है। तो दो बड़े मुल्क हैं, दो बहुत शक्तिशाली मुल्क हैं, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये दोनों स्पेस पावर्स हैं, दुनिया की दूसरे और तीसरे नंबर की फौज है भारत और चीन के पास, ठीक है। तो ऐसे देश के बीच में पॉलिसी ये थी कि भाई अगर चाइना के बॉर्डर पे एग्रेशन होता है और जवाबी कार्रवाई करनी है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है वो फैसला लेगी। अब अगर जनरल नरवाने पूछ रहे हैं कि आपने क्या फैसला लिया, तो आप 2 घंटे तक चुप क्यों रहते हैं भाई? आपको क्या इसमें हिचक थी? लेकिन आप भी तो जानते हैं पॉलिटिकल सीसीए की जो बैठक है, सीसीएस की जो बैठक है, वो कोई 1 मिनट का काम थोड़ी कि सपल साहब और विजय त्रिवेदी बैठकर तय कर लेंगे। तो अब इसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। डिप्लोमेटिक विजय जी हम सब जानते हैं, और चूंकि आप इस बात को जानते हैं इसलिए आपके शो पे बोल सकता हूँ। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल नंबर 12 के अंदर प्रधानमंत्री को ऐसी सब परिस्थितियों में फैसला लेने की पूर्ण पावर होती है, उसको अपनी कैबिनेट की वेट नहीं करनी होती है। वो पावर दी ही इसलिए जाती है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप ब्यूरोक्रेटिक तंत्र में ना उलझें, आप फैसला लें और आगे बढ़ें। वो फैसला प्रधानमंत्री उस दिन नहीं ले पाए जिस फैसले का उनको अधिकार था, और यही दर्द जनरल नरवाने ने अपनी किताब में लिखा है। उसी दर्द को वो सामने आने से रोक रहे हैं। अब इसको आप उस समय निर्णय बोल दीजिए, उस समय हिम्मत ना होने का अभाव बोल दीजिए। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, साथ नहीं हाँ खड़े। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के साथ नहीं खड़े, ऐसा तो आप नहीं मानते? प्रधानमंत्री जो देश की सुरक्षा में जितना उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आप मुझे ये बताइए, आज तक अगर देश की सुरक्षा की बात ही है तो आज तक पुलवामा के विस्फोटक कहां से आए देश को क्यों नहीं बता पाए, जांच क्यों नहीं पूरी कर पाए? आज तक वो ये क्यों नहीं बता पाए कि ट्रंप ने पहले क्यों युद्ध विराम की घोषणा की? आज तक क्यों नहीं बता पाए? ये वो कमजोरियां हैं जो प्रधानमंत्री के साथ चिपकी हैं, क्योंकि ये सच्चाइयां हैं इस देश की। आज तक ये क्यों नहीं बता पाए कि उन्होंने देश से ना कोई आया है और ना कोई वापस गया है, जैसा बड़ा झूठ क्यों बोला? वो आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने किलोमीटर धरती जो हमारी कॉमन पेट्रोलिंग की धरती थी लेह के इलाके में, वो अब चाइना के कब्जे में है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं देश को, जो उनकी जिम्मेदारी है। और इन तमाम ओकेजन पे जो इतना उनसे उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए, इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत खुलकर इस पर बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के लोगों को भी समझ में आएगी बात कि किस तरह से बात करते हैं। हम लोगों की आदत है कि सब बातों को रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने। शुक्रिया विजय जी, और आपको सारी बहुत बहुत बधाई अपने इस नए वेंचर की। जी थैंक यू वेरी मच।